ऑल राइट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। सैम्पलिंग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने जो सैम्पलिंग बात की थी वो थी आपकी रैंडम सैम्पलिंग। आज की क्लास में हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे और फिर उसके बाद हमारा सैम्पलिंग टॉपिक खत्म होगा एंड देन वी विल कम बैक टू द हाइपोथेसिस, क्योंकि वो हमने सिर्फ डेफिनेशन करके छोड़ा है। क्योंकि अभी हम डेप्थ में जाएंगे, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें हम टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, ये सारे आपके हाइपोथेसिस के पोर्शन है। आपको याद है ये वाला पोर्शन हमने स्टेप्स स्टार्ट किया था, तो उसी में हमने डिसाइड किया था कि हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन में ही, डिज़ाइन के अंदर ही आता है कि आप कौन सा सैंपल यूज़ करोगे। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम सैंपल को देख रहे थे और इसमें हमने दो तरीके की सैम्पलिंग प्रोसेस देखी थी। एक थी रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हमने अलग अलग क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है ये हमने डिस्कशन किया था। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। सो जस्ट फॉर अ रिकैप, मैं चाहती हूँ कि आप फिर से एक बार ये देखो, ये टेबल जिसमें हमने सैम्पलिंग को समझा था दो क्राइटेरिया में रख करके कुछ इस तरीके से। रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दैट, जिसमें हमने सिंपल रैंडम के बारे में बात किया था। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्लस्टर और स्ट्रेटा में क्या अंतर होता है ये हमने डिस्कशन किया था। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि जितने भी आप टाइप्स देखोगे ऑल आर रैंडम, यानी कि इनका जो सिलेक्शन होता है, जितने भी सैम्पल्स यानी कि जितने भी पॉपुलेशन से आप सैंपल निकालोगे, हर यूनिट को इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, और इसी की वजह से हमने इसको क्या किया, रैंडम सैम्पलिंग, इसी को हमने रैंडम सैम्पलिंग के क्राइटेरिया में रखा। बट जब हम बात करें नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी बायसनेस आ जाती है, यहाँ पे हमारी बायसनेस देखने को मिल जाती है, और इसी वजह से ये क्या हो जाती है, ये आपकी नॉन रैंडम कहलाती है। तो एक एक करके हम नॉन रैंडम के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे, और मैं आपको एक शॉर्ट ग्लिम्स में दिखाना चाहती कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नॉन रैंडम में। तो नॉन रैंडम में जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि आप अपने सुविधा के अनुसार सैम्पलिंग कर रहे हो, आपकी जैसी सुविधा है उसके हिसाब से। मान लीजिए कि आप मॉल में गए और मॉल में आपको दिखा कुछ ऐसे लोग, चाहे फॉर एग्जांपल आप ट्राइबल्स लोग पे रिसर्च कर रहे हो और मॉल्स में आपको कुछ ट्राइबल्स दिखे, तो आप आराम से वहीं पे सैम्पलिंग करना चालू कर दोगे। तो आप अपने कन्वीनियंस से, सुविधा के अनुसार से आप क्या कर रहे हो, सैम्पलिंग इकट्ठा कर रहे हो। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप पिकनिक गए हो और पिकनिक में आपकी जो भेंट हो गई वो किसी एक्सपर्ट से हो गई, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई बॉलीवुड एक्टर से हो गई, तो वहाँ पे आप सैम्पलिंग इकट्ठा करना चालू कर दिए, क्योंकि आप पॉपुलर कल्चर पे आप स्टडी कर रहे हो। तो इस तरीके से आपने अपनी कन्वीनियंस के आधार पे एक प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर फंडिंग, इस तरीके से ना हो करके आप अपने सुविधा के अनुसार पे जब करते हो, या फिर मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई पर्सन है और आप जाके वहाँ से सैम्पलिंग करने लगे, तो उसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ अपर फॉर्म, कहते हैं ना एक बर्ड आई व्यूज लेते हैं, फिर उसके बाद हम डेप्थ में जाएंगे। दूसरा होता है जजमेंटल एंड परवेसिव सैम्पलिंग, यानी कि हर किसी एक खास मुद्दे को लेकर के, यानी कि आपकी एक मोटिव है, हर चीज के रिसर्च से हट करके आप उस एक अलग मोटिव लेके चलते हो, दैट इज कॉल्ड जजमेंटल। आप पहले से ही माइंड में फ्रेम करके बैठे हो कि ऑफकोर्स ये ऐसा ही होगा, जबकि एक रिसर्चर को क्या होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड ना हो करके आपकी पहले से ही आपकी माइंड क्या है, प्री कंसीव नोशन के साथ जा रही है सैम्पलिंग कलेक्ट करने, तो वहां पे आपकी बायसनेस आ जाती है, वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि आप भेदभाव करो, पक्षपात करो, तो सैम्पलिंग सही नहीं हो पाती है, और इसी की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। जो तीसरा आप देखोगे वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग, और एनटीए में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग से इस बार भी क्वेश्चन आया था, और आप देखोगे बार बार इसको अलग अलग नाम से पूछा जाता है। इसी को कहते हैं नेटवर्क सैम्पलिंग, रेफरल सैम्पलिंग। क्यों ऐसा कहते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और जो लास्ट आता है वो है आपकी कोटा सैम्पलिंग। बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज इस वजह से होते हैं, उनको लगता है कि कोटा मीन्स कि वो रैंडम में आएगा कि नॉन रैंडम में आएगा। तो हम कोटा और स्ट्रेटा के बीच में अंतर ढूंढेंगे आज, और क्यों जो है कोटा नॉन रैंडम में आता है इसको भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली हम क्लियर नहीं करके जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इसी को ध्यान में रख करके हम एक एक टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट विद द
सबसे आसान वाला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड नॉन रैंडम। नॉन रैंडम में भी हम कहते हैं कन्वीनियंस, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, तो पहला जो आता है वो है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। आप एक्सीडेंटली, यानी कि आप किसी आकस्मिक रूप से अगर आप सैम्पलिंग करना चालू कर दो, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल, और उसी को हम दूसरे वर्ड में कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये कुछ आपके ये पे स्लाइड पे और स्क्रीन पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इन नटसेल। ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ डेफिनेशनल फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करें नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग से हम स्टार्ट करें, और स्पेलिंग आप देख लेना, इसको हम कहते हैं आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक सैम्पलिंग, ऑलराइट। आकस्मिक नमूनाकरण प्रणाली, यानी कि आप अचानक से आपने क्या किया, आप जा करके और वहां से कलेक्ट करने लगे डाटा, तो दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल, यानी कि अपने सुविधा के अनुसार आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कि आप ट्राइबल पे स्टडी कर रहे हो और अचानक से आपको मॉल में कुछ ट्राइबल्स दिखे, सो व्हाट यू गोइंग टू डू, यू आर स्टार्ट कलेक्टिंग द सैंपल्स। आप वहीं पे अचानक से आप ट्राइबल्स की सैम्पलिंग लेना चालू कर दो। या फिर मान लीजिए कि आप स्टडी करने गए हो लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जो आप देख रहे हो अचानक से कोई आपके सामने आ गया और वहीं पे आप डेटा कलेक्ट करना चालू कर दिए, तो इसको कहते हैं आकस्मिक। इसे हमको कहते हैं एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। और ये सारी चीज़ें आप किसके आधार पे कर रहे हो, अपने कन्वीनियंस के आधार पे कर रहे हो, कन्वीनियंस के आधार पे कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, और या फिर आपको कह सकते हैं एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। जो दूसरा टाइप्स आता है दैट इज कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। द सेकेंड टाइप इज जजमेंटल सैम्पलिंग। कि जजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी कुछ पूर्वाग्रह है, जजमेंटल सैम्पलिंग, यानी कि आप कुछ पूर्वाग्रह मान के चलते हो, आप ये सोच के चलते हो कि हो सकता है कि ये जो है ना, ये दीज आर बायस्ड व्यू, तो यहाँ पे आपकी बायसनेस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप सैंपल कलेक्ट करने गए हो मुस्लिम वुमेन से, ठीक है, मान लीजिए आपकी स्टडी जो है वो मुस्लिम वुमेन पे है, और आपको दिखा कुछ ऐसे मुस्लिम लोग जो कि गरीब है, तो आपने पहले से ही मान लिया कि ये क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। या फिर मान लीजिए आप ट्रांसजेंडर पे स्टडी करने जा रहे हो, और ट्रांसजेंडर में आप क्या कर रहे हो, उनकी एजुकेशन क्वालिटी पे स्टडी करने जा रहे हो, और आपने पहले से ही मान लिया कि इनकी एजुकेशन सिस्टम क्या होगी, खराब होगी। तो इस तरीके से आपने जजमेंट निकाला, पहले से ही आपकी प्री कंसीव नोशन है, और उसके आधार पे जब आप सैम्पलिंग क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। आप यहाँ पे सैम्पलिंग आपकी डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात से क्या हो जाती है, वो सही नहीं निकल पाती है, और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी जो होता है वो सही नहीं आ पाता है, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम आप जनरली कहोगे, इसको कहते हैं ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग। अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, एक ऑथराइजेशन हम देने की कोशिश करते हैं, हाँ ये गलत होगा, हाँ ये सही होगा, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, जजमेंटल पर्पस। कोई पर्पस लेके चलते हैं, हमारे मन में ये कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी धारणा बन के चलती है, तो इसको हम कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग, उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग, नमूनाकरण। तो जब हम बात करते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है डेटा कलेक्ट करते हैं अपने कहीं ना कहीं आप इस वजह से क्रिएट करते हो क्योंकि आप ये देखते हो, आपके मन में कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह है, आप कुछ मान के चले हो और उस आधार पे आप सैम्पलिंग क्रिएट करने जाते हो। जब आप कुछ मान के चलते हो तो आपका जो रिजल्ट होता है आपके पूर्वाग्रह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, और रिजल्ट जो है वो सही नहीं हो पाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। जो तीसरा सैम्पलिंग है दैट इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। और कोटा और स्ट्रेटा में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोटा सैम्पलिंग जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉन रैंडम के अंदर आता है, दीज कम अंडर द नॉन रैंडम। यहाँ पे आप क्या करते हो, ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से आप सैंपल निकालते हो और फिर उसके बाद आप स्टडी करते हो।
बट स्ट्रेटा भी यही होता है, जनरली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। स्ट्रेटा में भी हमने क्या किया था, मान लीजिए कि ये एक पॉपुलेशन है, उसको हमने क्या किया था, लेयर ऑफ पॉपुलेशन में अरेंज किया था, फिर उसके बाद स्टडी किया था। तो जब हम स्ट्रेटा और कोटा की बात करें, यहाँ पे जो लेयर है इसको कहते हैं रैंडम। आप किसी को भी पिक करके आप क्या करते हो, उसको स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है फ्रॉम पॉपुलेशन टू दीज सैंपल, दीज आर रैंडम, ये रैंडम हम चूज करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे राम है, श्याम है, राम और श्याम जो है वो इक्वली सेलेक्ट है, इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के, यहाँ पे आने के, और यहाँ पे जो रह गए हैं उनके भी चांस हो सकते हैं यहाँ पे आने के। बट जब हम बात करें कोटा में यहाँ पे आपकी पक्षपात हो जाती है। जब आप पॉपुलेशन से आप सैंपल की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपकी कुछ क्राइटेरिया, कुछ बायसनेस डिसाइड हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोटा हो गया कि सिर्फ वुमेन ही क्या कर सकती हैं, लड़ सकती हैं इलेक्शन, 2/3 रिजर्वेशन है सिर्फ वुमेन के लिए, तो देयर इज सम कोटा डिसाइडेड बेस्ड अपॉन योर जेंडर। ठीक है, तो जब हम बात करें तो यहाँ पे नॉन रैंडम बात की जाती है। ये नॉन रैंडम है क्योंकि यहाँ पे men have not equal chance, only women have equal chance। और women में भी बात करें तो ट्राइबल्स में भी हम बात करें तो सबसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस तरीके कुछ ना कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है और यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। तो जब हम बात करें कोटा सैम्पलिंग की, कोटा को हम ध्यान से गांठ बांध करके याद कर लीजिए, इसको हम हमेशा नॉन रैंडम में रखते हैं। ये एग्जाम्पल भले ही आपके रिसर्च में लागू ना हो, बट कोटा सैम्पलिंग हम इसी वजह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कोटा हमेशा नॉन रैंडम सैम्पलिंग में रखते हैं। जबकि हम बात करें स्ट्रेटा की, स्ट्रेटा जो होता है वो रैंडम होता है, वो थोड़ा साइंटिफिक इन नेचर हो जाता है। तो ये हम हमेशा कहाँ रखते हैं, ये हम हमेशा रखते हैं नॉन रैंडम में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी आप देख रहे हो नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ऑल कम अंडर व्हाट, ये सारी चीजें जो आते हैं ये आपके आते हैं, दीज आर कम अंडर द क्वालिटेटिव रिसर्च। ये सब आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आते हैं। ठीक है, चाहे आप कोटा की बात करें, चाहे आप जजमेंटल की बात करें, चाहे आप पर्पसिव की बात करें, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, ये सब आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं। जब हम बात करें दूसरे टाइप्स की, जैसे मान लीजिए कि हमने बात किया इससे पहले, फॉर एग्जांपल हमने बात किया स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है या फिर रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ये साइंटिफिक इन नेचर होता है और ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके क्वांटिटेटिव इन नेचर। अब जो लास्ट रह गया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्या है, द लास्ट वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, लास्ट है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, और इसको मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है स्नोबॉल सैम्पलिंग में, आप लोगों ने, मैं जब भी स्नोबॉल सैम्पलिंग क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं एक सीन दिखाती हूँ मूवी का। फॉर एग्जाम्पल जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एंड देन वी विल डिस्कस। ठीक है, हम फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ से आपको हो सकता है समझ में आए कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं, इस तरह पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करें और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, 27 into 3 back 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59,049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो
और उन लोगों ने जब 3 दिन की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721। करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। अब देखिए, ओके, मैं क्यों ये टॉपिक आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया स्नोबॉल सैम्पलिंग इन द सेंस, जब आप ये देख रहे हो स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये कुछ सलमान खान के तरीके से समझने की कोशिश करें। उनकी जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं हेल्पिंग फॉर्मूला, कि किस तरीके से 3 लोग की मदद करेंगे और ये 3 लोग जो हैं वो अदर 3 लोगों की मदद करेंगे, और ये फिर एक बंदा जो है वो 3 लोग, ऐसे ये चेन बनता जाएगा। और इसी वजह से स्नोबॉल सैम्पलिंग को ही हम क्या कहते हैं, चेन सैम्पलिंग, चेन, नेटवर्क, रेफरल, ये वर्ड आपको बार बार आएंगे इस तरह के सैम्पलिंग के लिए। सो एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए कुछ ऐसे रिसर्च हैं जहाँ पे आपको सैम्पल क्लियर नहीं है। मान लीजिए कि मैं एज ए रिसर्चर मैं स्टडी कर रही हूँ ड्रग्स के बारे में, या फिर फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना चाह रही हूँ जो मुझे नहीं पता है, माफियाज के बारे में मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे एग्जैक्ट सैम्पलिंग के बारे में पता नहीं है, तो मैं एक से पूछ करके, और ये मुझे बताएंगे कि मैं इधर इनको जानता हूँ, तो ये 3 मुझे बाकी 3 का एड्रेस देंगे, और ये 3 मुझे, इस तरीके से मुझे एक पूरा सैम्पल मिलेगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं रिसर्च में जो कि एम्बिगुअस होते हैं, एक तरीके से स्पष्ट नहीं होते हैं। तो सैम्पलिंग के लिए हम इस तरीके का मेथड यूज कर सकते हैं, जिससे हमें चेन के थ्रू एक पूरा डेटा मिल जाए। और इसी बात को सलमान खान भी अपनी मूवी जय हो में बता रहा है, कैसे ये जो चेन है वो धीरे धीरे बनता जाता है। उसी तरीके से डेटा कलेक्शन में भी जब आपको सैंपल्स ना मिले तो आप इस तरीके से एक की मदद से दूसरा की मदद से पांचवा की मदद से आठवां की मदद से 16वां, इस तरीके से आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप रिसर्च करो, आपको नहीं पता है कि सैंपल मेरा कहाँ से आएगा, तो यू कैन यूज द स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इसी वजह से ज़्यादा पूछा जाता है और ये एक इफेक्टिव मेथड है, और नेट में ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो जब हम बात करें टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में, तो ये था आपके 4 जो कि नॉन रैंडम में आता है। नॉन रैंडम ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक के रेफरेंस से जो आपका सैंपल है, फॉर एग्जाम्पल आप इसी को चुनोगे जो इसने बताया है, यहाँ पे आप इसके रेफरेंस का यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी को जाके यूज कर रहे हो। तो रेफरेंस की मदद से आप नेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसी वजह से इसको नॉन रैंडम में रखा है। स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया, कोटा सैम्पलिंग हो गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया, जजमेंटल सैम्पलिंग हो गया, ऑल दिस कंसीडर एज अ नॉन रैंडम, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी बायसनेस आ जाती है और ये हमारे रैंडम सैम्पलिंग से अलग हो जाता है। तो ये हो गई हमारी सैम्पलिंग की बात। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में, हाइपोथेसिस क्या होता है, और रिसर्च डिजाइन में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक बार उसको देख करके हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को फाइनली क्लोज करेंगे, और फिर उसके बाद हम आएंगे हाइपोथेसिस से, क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो 70% of the research methodology has been completed here. We have remaining 30% portion that consists the ICT और citation, जिसको हम next class में discussion करेंगे। Till then what you have to do, just go and just study this, क्योंकि जब तक से आप खुद से नहीं पढ़ोगे authentic book से, आपको ये topic नहीं समझ में आएगा। तो keep reading the research methodology. See you in the next class.